ओके भैया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ सर जुनेद काशिफ एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द टॉपिक ऑफ, बेटा हमने क्लास में किया था अराइवल ऑफ द ब्रिटिश और साथ 2-3 क्वेश्चंस किए थे 7 मार्क के। तो अब सर ईआईसी का 14 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में, 14 मार्क्स में ईआईसी में हमें क्या टेस्ट कर रहा होता है। तो बेटा वो जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब सर ब्रिटिश एक्सपेंशन का क्या मतलब है बेटा। ब्रिटिश एक्सपेंशन का मतलब ये है कि ब्रिटिश इंडिया को किस किस तरह से अपनी एक्सपेंशन की, ब्रिटिश ने इंडिया के इलाकों में किस किस तरह से एक्सपेंड किया, कितनी चीज़ों में वो सक्सेसफुल थे और कितनी चीज़ों में अनसक्सेसफुल थे। तो बेटा जो ब्रिटिश की एक्सपेंशन हमारे वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो ब्रिटिश की एक्सपेंशन है वो है 100 साल की, 1750 टू 1850। 100 साल में ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर किस तरह से एक्सपेंड किया, आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैंने पैरावाइज तोड़ा हुआ है पूरे क्वेश्चन को। इस 14 मार्क के क्वेश्चन में 7 से 8 पैराग्राफ बनेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आता क्या है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 1, जब आपसे एग्जामिनर ब्रिटिश एक्सपेंशन 14 मार्क की बात करेगा तो पैराग्राफ नंबर 1 में आप क्या लिखोगे। तो पैराग्राफ नंबर 1 में बेटा आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या होगा, देखो कि पढ़ो यहाँ से, ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। ये बात हमें पता है कि ब्रिटिश जो इंडिया में आया था वो किस लिए आया था, ट्रेड की पर्पज़ से आया था। ब्रिटिश ने देखा था कि उस वक्त मुग़ल एम्पायर की पावर क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग छोड़ के इंडिया को क्या करना शुरू कर दें, कैप्चर शुरू कर दें। तो कुछ अटैम्प्ट्स इनकी सक्सेसफुल थी और कुछ अटैम्प्ट्स इनकी फेलियर थी, ठीक है। तो ब्रिटिश बेसिकली आया पहले से ट्रेड करना ही था, लेकिन जब ट्रेड करते करते उन्होंने देखा कि मुग़ल एम्पायर की पावर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पूरे के पूरे इंडिया को क्या कर लें, कैप्चर कर लें। और इसी को हम बोलते हैं ब्रिटिश एक्सपेंशन। इसमें बहुत सारी चीज़ों में ब्रिटिश सक्सेसफुल रहा और बहुत सारी चीज़ों में ब्रिटिश फेलियर रहा। पैराग्राफ नंबर 1 आपने ब्रिटिश एक्सपेंशन का ये इंट्रो देना है। पैराग्राफ नंबर 2 में आपने बैटल ऑफ प्लासी बतानी है कि नवाब सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे उनकी डिसरिस्पेक्ट की गई। तो सिराजुद्दौला ने किस पे अटैक किया बेटा, कैलकटा के ऊपर अटैक किया था। सिराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे, सिराजुद्दौला ने जब कैलकटा के ऊपर अटैक किया तो ब्रिटिश के पूरा का पूरा कैलकटा का एरिया कब्जे में ले लिया सिराजुद्दौला ने, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बदला लेने के लिए मीर जाफ़र जो कि बंगाल की आर्मी के कमांडर थे उन्हें ब्राइब किया, और मीर जाफ़र ने और रॉबर्ट क्लाइव ने मिल के किस पे अटैक किया, सिराजुद्दौला पे अटैक किया। और सिराजुद्दौला को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया और सिराजुद्दौला को मार के उसकी लाश नदी के किनारे फेंक दी। ये आपने पैराग्राफ नंबर 2 में डिस्कस करना है। पैराग्राफ नंबर 3 में आपने बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस करना है कि बैटल ऑफ बक्सर आप बताएंगे कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, इन तीनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट फ़ाइट करेंगे। इन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया, क्योंकि मीर कासिम को ये फ़ील हो चुका था कि ब्रिटिश जो है अपनी पावर्स का क्या कर रही है, मिसयूज़ कर रही है, ठीक है। तो उस वक्त जो ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो ने क्या किया, हेक्टर मुनरो ने जब इन तीनों के साथ लड़ा, मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू के साथ, तो बड़े ही आराम से हेक्टर मुनरो ने इनको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। और ब्रिटिश का पूरा के पूरा बंगाल पे क्या शुरू हो गया, रूल शुरू हो गया। सो ये अटैम्प्ट जो ब्रिटिश की थी वो सक्सेसफुल थी। बैटल ऑफ प्लासी वाली भी सक्सेसफुल थी और बैटल ऑफ बक्सर वाली भी सक्सेसफुल थी, क्योंकि अब इसके बाद ब्रिटिश का कंट्रोल पूरे बंगाल पे आ गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन में पहला पार्ट आपने ये इंट्रो दे दिया। पैरा नंबर 2 में आपने बैटल ऑफ प्लासी बना दिया। पैरा नंबर 3 में आपने बैटल ऑफ बक्सर बता दिया। पैरा नंबर 4 में आप बताएंगे मैसूर वॉर्स। अब सर ये क्या है, तो बेटा मैसूर इंडिया का एक बहुत ही बड़ा इलाका था, ठीक है। अब मैसूर का जो उस वक्त लीडर था, उस मैसूर के लीडर का नाम था हैदर अली, ठीक है। ये मैसूर के लीडर थे। तो ब्रिटिश बेसिकली ये चाहता था कि ब्रिटिश पूरे के पूरे मैसूर के इलाके पे क्या कर ले, कब्जा कर ले। तो ब्रिटिश ने किसके साथ दोस्ती बनाई, ब्रिटिश हेड अलायंस का मतलब ये है कि ब्रिटिश ने दोस्ती बनाई मराठास के साथ और हैदराबाद के लीडर के साथ, ठीक है। ब्रिटिश ने 1767 में दोस्ती बनाई, अलायंस बनाई विद द लीडर ऑफ हैदराबाद एंड मराठास। इन दोनों के साथ दोस्ती बनाई ताकि ये ब्रिटिश का साथ दें और ये तीनों मिल के किसको हरा दें, हैदर अली मैसूर के लीडर को, और ब्रिटिश आराम से पूरे के पूरे मैसूर पे कब्जा कर ले, ठीक है।
तो पर्पस क्या था इनका? पर्पस बेसिकली इनका ये था टू फाइट विद हैदर अली एंड कैप्चर मैसूर। ये बात हमने कर ली कि ये चाहते थे तीनों मिलके, ब्रिटिश लीडर ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, ये चाहते थे कि हम हैदर अली को हरा के पूरे मैसूर पे क्या कर लें, कब्ज़ा कर लें। तो जब फर्स्ट मैसूर वॉर हुई तब हैदर अली ने ब्रिटिश को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वॉर के बाद ही 1781 में हैदर अली क्या हो गया, मर गया, हैदर अली की डेथ हो गई। और हैदर अली की डेथ के बाद नया मैसूर का जो लीडर बना उसे क्या बोलते हैं हम, टीपू सुल्तान, ठीक है। तो टीपू सुल्तान वॉज बेसिकली द सन ऑफ हैदर अली, और टीपू सुल्तान जो है नया मैसूर का लीडर बन गया हैदर अली के मरने के बाद, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड और थर्ड मैसूर वॉर जब हुई तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को फिर से क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। पहली मैसूर वॉर में हैदर अली ने ब्रिटिश को डिफीट किया था, और सेकंड और थर्ड मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश को डिफीट कर दिया, ठीक है। लेकिन फोर्थ वॉर से पहले ब्रिटिश अपनी फिर से वही बैटल ऑफ प्लासी वाली स्ट्रैटेजी पे आ गया। जैसे बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ने क्या किया था, मीर जाफ़र को जो कि कमांडर ऑफ बंगाल आर्मी था उसको ब्राइब किया था। तो इसी तरह चौथी वॉर से पहले ब्रिटिश ने मीर सादिक जो कि उस वक्त मैसूर के कमांडर ऑफ आर्मी थे उसको ब्राइब किया, और मीर सादिक ब्रिटिश के साथ हो गया। ब्रिटिश ने मीर सादिक के साथ मिल के टीपू सुल्तान पे अटैक किया, और फोर्थ मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार गया। और जब टीपू सुल्तान हार गया तो ब्रिटिश ने पूरा का पूरा कौन सा एरिया कैप्चर कर लिया, ब्रिटिश ने पूरा का पूरा मैसूर का एरिया कैप्चर कर लिया। पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 में हम लिखेंगे कंट्रोल ओवर दिल्ली। अब ब्रिटिश ने दिल्ली के ऊपर किस तरह कंट्रोल लिया। बेटा अब उस वक्त दिल्ली इतना बड़ा इलाका होता था और इतना फेमस इलाका होता था कि समझो जिसने दिल्ली पे कंट्रोल ले लिया उसने तकरीबन पूरे इंडिया पे कंट्रोल ले लिया। मतलब मेन सेंटर, मेन हब जो है ना उस वक्त दिल्ली होता था, ठीक है। तो ब्रिटिश से पहले फ्रेंच चाहते थे कि वो पूरे के पूरे दिल्ली पे कब्जा कर लें, ठीक है। लेकिन फ्रेंच से पहले ब्रिटिश ने 1803 में दिल्ली के अंदर एंटर किया और पूरा का पूरा दिल्ली कैप्चर कर लिया। अब दिल्ली के अंदर लास्ट मुग़ल एम्परर जो शाह आलम II थे उसको भी ब्रिटिश ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब ब्रिटिश ने इतना आसानी से शाह आलम II को कैसे कैप्चर कर लिया बेटा, क्योंकि शाह आलम II जो है बहुत ही ज़्यादा बुढ़े हो चुके थे और बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे। तो ब्रिटिश को शाह आलम II को कैप्चर करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। तो यहाँ पे भी दिल्ली को कैप्चर करने में भी फ्रेंच से पहले ब्रिटिश वॉज सक्सेसफुल। शाह आलम II वॉज वीक एंड ईजी टू कैप्चर। शाह आलम II को आसानी से कैप्चर कर लिया गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 6 में आप क्या लिखेंगे कि ब्रिटिश ने अब मराठास को हराया। ब्रिटिश ने कैसे मराठास को हराया? ब्रिटिश और दोबारा से हैदराबाद के लीडर ने मिल के दक्कन रीजन पे अटैक किया। अब ये दक्कन रीजन पूरा का पूरा मराठास के कंट्रोल में था, ठीक है। यहाँ पे मराठास ही रूल करते थे दक्कन रीजन को। तो ब्रिटिश ने और लीडर ऑफ हैदराबाद ने मिल के दक्कन रीजन जो कि मराठास के कंट्रोल में था उस पर अटैक किया, ठीक है। और उसके बाद आसानी से मराठास को हरा के ब्रिटिश ने दक्कन रीजन को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। पैराग्राफ नंबर 7 में आप लिखेंगे एनेक्सेशन ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो अब बेसिकली ब्रिटिश ने इंडिया के तो ये सारे एरियाज कैप्चर कर लिए थे, लेकिन अब ब्रिटिश चाहता था कि हम अक्रॉस द बॉर्डर भी कुछ कंट्रीज़ को कैप्चर करें, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिटिश का ध्यान गया अफ़गानिस्तान की तरफ। तो ब्रिटिश का ध्यान अफ़गानिस्तान की तरफ गया और ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया 1839 में, और आसानी से अफ़गानिस्तान का इलाका क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। लेकिन आपको पता है अफ़गानिस्तान में सारे पठान लोग रहते हैं, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान के जितने भी पठान लोग थे उन्होंने ब्रिटिश को अपोज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। इतना शदीद अपोज़ किया कि ब्रिटिश 2 साल के अंदर ही 1841 के अंदर अफ़गानिस्तान छोड़ के निकल गया। अब पूरी दुनिया में ब्रिटिश की बेइज्जती शुरू हो गई कि ब्रिटिश अफ़गानिस्तान से हार के आ गया, ब्रिटिश अफ़गानिस्तान से हार के आ गया, ब्रिटिश को अफ़गानियों ने रहने नहीं दिया। तो ब्रिटिश ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए सिंध के ऊपर अटैक किया। उस वक्त सिंध को जो रूल करते थे वो कौन करते थे, अमीर्स रूल करते थे, ठीक है। उस वक्त सिंध पूरा का पूरा अमीर्स के रूल में आता था, ठीक है। तो ब्रिटिश ने अपना बंदा भेजा सर चार्ल्स नेपियर जो उस वक्त ब्रिटिश के आर्मी कमांडर थे, ठीक है।
तो चार्ल्स नेपियर ने एक ट्रिक आजमाई और इन्होंने चालाकी क्या की कि इन्होंने अमीर्स को जो कि सिंध को रूल कर रहे थे इनको आपस में ही लड़वा दिया, ठीक है। तो जब अमीर्स आपस में ही लड़ गए तो इनके बीच में यूनिटी ख़त्म हो गई और ब्रिटिश ने आसानी से 1843 के अंदर अपनी इज़्ज़त बचाई और सिंध को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। लास्ट पैरा जो कि आप बनाएंगे पैराग्राफ नंबर 8, उसके अंदर अब आप बताएंगे एनेक्सेशन ऑफ पंजाब के ब्रिटिश ने पंजाब को किस तरह कैप्चर किया। अब जैसे कि हमने सैयद अहमद शहीद बरेलवी में पढ़ा था कि पंजाब के लीडर उस वक्त थे रंजीत सिंह, जो कि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने टैक्स लगा दिया था पीरियड पे, नमाज नहीं पढ़ने देते थे, मस्जिदों को डिमोलिश कर रहे थे, ठीक है। तो मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा ये आदमी ऑप्रेस करता था। लेकिन रंजीत सिंह की मौत हो गई 1839 के अंदर। जब रंजीत सिंह की मौत हुई 1839 के अंदर तो पंजाब को जो नया रूलर आया वो रंजीत सिंह का बेटा आया और उस रंजीत सिंह के बेटे का नाम क्या था, खड़क सिंह, ठीक है। वो बोलते हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, तो ये वही वाला है। तो रंजीत सिंह के बेटे का नाम क्या था, खड़क सिंह। तो खड़क सिंह पंजाब का नया रूलर बन गया, ठीक है। खड़क सिंह से लेकिन बिल्कुल ही नालायक था ये, खड़क सिंह से बिल्कुल भी संभाला नहीं गया पंजाब, ठीक है, क्योंकि उसके अब्बू रंजीत सिंह जो थे उनकी पॉलिसीज़ तो बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो बहुत अच्छे रूलर थे, लेकिन खड़क सिंह से ये संभाला नहीं गया। तो खड़क सिंह के बाद आया दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो था उससे भी बड़ा नालायक निकला, खड़क सिंह से भी ज़्यादा नालायक निकला और ब्रिटिश ने आसानी से पूरा पंजाब का एरिया और सराउंडिंग NWF का एरिया कैप्चर कर लिया। तो इस 14 मार्क के क्वेश्चन का कंक्लूजन आप क्या देंगे? 14 मार्क के क्वेश्चन का आप कंक्लूजन ये देंगे कि इसमें आप ये पॉइंट्स लिखेंगे कि पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे कि ब्रिटिश वॉज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग मोस्ट ऑफ द एरियाज़ ऑफ इंडिया, ठीक है। और कौन कौन से एरियाज़ कैप्चर किए थे वो एक दफ़ा यहाँ पे समरी में बता देंगे, ठीक है। एंड लिख दोगे कि ब्रिटिश सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स वर मोर देन देयर अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स। सो इन कंक्लूजन ब्रिटिश वर वेरी सक्सेसफुल फ्रॉम 1750 to 1850 इन कैप्चरिंग इंडिया। अब सर पास पेपर का क्वेश्चन क्या आता है? तो एग्जामिनर आपसे पूछता है, दिस इज़ जून 2015, तो बोलता है क्वेश्चन में बोलता है कि ब्रिटिश वर सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग इंडिया फ्रॉम 1750 to 1850, ठीक है। अब वो बोलते हैं डिस्कस। तो आपने सेम यही पैटर्न जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, जहाँ पे भी आपको कैप्चरिंग का, ठीक है, एक्सपेंशन का, ठीक है, जब भी एग्जामिनर आपसे एक्सपेंशन पूछे या कैप्चरिंग पूछे आपने सेम टू सेम ऊपर वाला पैटर्न चिपका देना है, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं करना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात की इंट्रो लिखेंगे तो ब्रिटिश आया था ट्रेड करने, मुगल को देखा डिक्लाइन हो रहे हैं। पैरा नंबर 2 में बैटल ऑफ प्लासी, पैरा नंबर 3 में बैटल ऑफ बक्सर, पैरा नंबर 4 में मैसूर की वॉर्स, चारों मैसूर की वॉर्स। उसके बाद पैरा नंबर 5 में ब्रिटिश ने पूरे दिल्ली पे कंट्रोल लिया। पैरा नंबर 6 में मराठास को डिफीट किया। पैरा 7 में पहले अफ़गानिस्तान को एनेक्स करने गए, कब्ज़ा करने, लेकिन फिर सिंध को कर बैठे क्योंकि अफ़गानिस्तान में लोगों ने नहीं रहने दिया। पैरा 8 में पंजाब को एनेक्स किया इन कंक्लूजन, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एंड ये मुझे ला के आपने चेक कराना है। अब आपका EIC का टॉपिक कंप्लीट है। पास पेपर्स हम इंशाल्लाह इसके और भी करेंगे जनवरी से, ठीक है। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ नोन एज ब्रिटिश एक्सपेंशन, तो ये आपने करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।